सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो जितना हमें भारतीय वायुसेना के साहस भरे रोमांच अब समय है संगठित और सुदृढ़ भारत को आकार देने वाले आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओजस्वी वाणी और मूल्यवान विचारों को आत्मसात करने का ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान है, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज एक परिवेश दिया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन से हम अपने आप को धन्य करते हैं। आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासत। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025 because learning Python in manual way will take you like 6 months of your time. On top of that, you'll be हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर परमाणु से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजा को उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है तो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। बेटा मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप सब कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल,
सरदार पटेल। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साथ-साथ महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। मैं सभी 140 करोड़ देशवासियों को सरदार साहब की जयंती की, राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दे। यहां एकता नगर में ही
एकता मॉल, एकता गार्डन, एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं। साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। साथियों, सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। साथियों, आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। 2014 के बाद देश ने एक बार फिर उनकी प्रेरणा से भरी फौलादी इच्छा शक्ति को देखा। आज कश्मीर आर्टिकल 370 की जंजीरों को तोड़कर पूरी तरह मुख्य धारा से जुड़ चुका है। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है।
ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 11 साल में भारत की सबसे बड़ी सफलता है नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ना। 2014 से पहले हमारे देश में हालत ऐसी थी कि देश के भीतर, देश के बीचों बीच नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था। पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था। नक्सली खुलेआम नए नए फरमान जारी करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाता था और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। साथियों, 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। इसका परिणाम आज देश के सामने। 2014 के पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में। आज ये संख्या केवल 11 बची है और उसमें भी सिर्फ 3 जिलों में ही नक्सलवाद अभी भी कुछ गंभीर रूप से हावी है। और आज मैं सरदार पटेल के सानिध्य में एकता नगर की इस धरती से पूरे देश को भरोसा दिलाता हूं, जब तक देश नक्सलवाद, माओवाद, उस आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं, चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे
की एकता दांव पर लगाते रहे, लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लेकिन साथियों, अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी, तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। साथियों, जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, तो इसका एक स्वरूप ये भी है कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनीतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया, वो कई शताब्दियों बाद भारत का वो रूप बन रहा है, जब राजा महाराजाओं से विलीनीकरण कराते हुए वर्तमान के भारत का नक्शा बनाया है। उनने अंग्रेजों के लिए सार्वभौम सत्ता लिखा है, एक शब्द जो लिखा था वो सार्वभौम, अंग्रेज सीधा सीधा न लिखते थे कि पूरी दुनिया में जिनका राज था, तो इसलिए वो सार्वभौम सत्ता मान लो। ऐसे लोगों के उस खतरे का भी उन्होंने समाधान खोज लिया। जब उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे तो बाद में क्या होगा, तो बाद में क्या होगा, ये सब बातें सरदार पटेल जब बोल रहे हैं
तो उसका मतलब आजादी के संघर्ष के साथ उन्होंने उसका समाधान भी खोज लिया। और समाधान खोजना सरल है, उसको अमल में लाना और कठिन है। और कठिन तो तब हो जाता कि जब देश खुद एक भीषण संकट में पड़ा था। देश में पहली बार ऐसा बंटवारा हो रहा था जब ट्रेन की ट्रेन लाशों के साथ लद करके हमारे पास आ रही, हिमालय घायल हो रहा है, कश्मीर के अंदर के हालात एक एक करके चारों तरफ से जिस ढंग की चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों के बीच सरदार पटेल ने अपना दृढ़ विश्वास कायम रखते हुए इस भाव के आधार पर कि मुझे भारत माता की सेवा करना है और अतीत के वो सब कर्मों के उन सारे चिन्हों को मिटाते हुए वर्तमान की इबारत सबको गौरव और गर्व करने वाली बनना चाहिए। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी सरदार पटेल ने न केवल करके दिखाया, बल्कि उस समय जो भूल हुई जिसमें नेहरू जी का भी उन्होंने बहुत ध्यान दिलाया, लेकिन नेहरू ने भी गलतियां की। ऐसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो गलती की संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर को ले जाते हुए, जब उन्होंने कहा था कि हमको केवल 1 to 1 में 2 राष्ट्रों के बीच का मामला है, हमको उधर नहीं जाना चाहिए। 150वीं जयंती तो हमको इस बारे में बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भगवान सोमनाथ के मंदिर को बनाते हुए जिस ढंग से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरियों की बात कही, 4 धाम की बात कही, तो जो बात कही वो करके दिखाने का समय माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर बना है अतीत के 1000 साल पहले मोहम्मद गौरी के समय की घटना ने हमारा जो मान मर्दन किया था, लेकिन लंबा इतिहास गुजरा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने चीटी नहीं मरी और भगवान राम का भव्य मंदिर बना के दिखाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की। आज जिस प्रकार से पहलगांव की घटना के बाद हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब दिया, ये हमारे प्रधानमंत्री की सरकार का गौरवशाली पक्ष है। आज बदलते दौर में अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे होना चाहिए, सरदार पटेल ने न केवल उस भाव को भी सामने रखा, अतीत के कालक्रम को भी, और ऐसे में सरदार पटेल की वो भावना जिसके कारण से हम सबको माननीय प्रधानमंत्री ने वो परिलक्षित की कि सरदार पटेल के समय की घटनाओं को हमारे कांग्रेस बीजेपी के दायरे से बाहर जाकर के पीएम संग्रहालय की बात है कि पूर्ववर्ती सारे प्रधानमंत्रियों के किए गए कार्यों का एक संग्रहालय बने। और माननीय प्रधानमंत्री ने अतीत की वो सारी गलतियां, अभी हम बात सोच ही रहे थे, रामेश्वर जी से बात करते थे, धारा 370 हो, 3 तलाक का कलंक हो, कितने प्रकार से प्रधानमंत्री काम करते। सेना के माध्यम से विदेशी घुसपैठियों को जवाब देने के लिए चोर को नहीं, चोर की मां को मारो, पाकिस्तान के अंदर घुसपैठियों को मारो। ये है हमारी सरकार और हमारी सरकार की नीतियां। और हर बार जवाब बढ़ के मिलेगा। जवाब का तरीका 1, 2, पहला सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मार के आ गए, दूसरी बार हवाई जहाज से गए गड़गड़ाते हुए, और लौट के आने में अभिनंदन को याद करो, मूछ वाले को याद और था वो भी, दोनों मूछ का हमारा बाका जवाब गया बम मारने और लड़ करके आने में। कायराना पाकिस्तान ने हमारे प्लेन को क्रैश करा के हमारे जवान को बंदी बना लिया। सच में उस समय थोड़ा थोड़ा मेरे मन में भी हुआ, वो दिन भर गया, बात कर लो बात कर लो बात कर लो, एक बार फोन तो कर लो। मैंने क्या कर ही लो यार, अपना होगा क्या जरिया, उठा लो उसको। लेकिन प्रधानमंत्री सही थे, हम गलत थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आपके आतंकवादी, आपके शब्दों में आपका कोई योगदान नहीं, कोई रोल नहीं था। वो हमारे घर में हमारी सेना के जवानों पे आक्रमण करने आए, तो आपने कहा कि आपका कोई लेना देना नहीं। तो हमारे जवान अगर हताहत हुए तो अब हमारे जवानों ने जाकर उन पे अटैक किया। आपके घर में है भले, आपका कोई लेना देना नहीं है, तो अब हम उनको मारने जा रहे तो आप क्यों बीच में आ रहे हो? बात समझ में आई? तो जब हम मार के आ रहे हैं तो हमारा अभिनंदन वहां मार के आके बैठा है। अब तुम्हारी सेना अगर उसको एक उंगली लगाएगी तो पाकिस्तान खत्म कर देंगे। अब ये ध्यान रखना, ये हमारा आपका जो कारण है, ये जो
हमारा तर्क था। इस तर्क को ऐसे झंडा कितना भी अच्छा, झंडा अच्छा नहीं तो झंडा लहराता नहीं है। तो ये वर्तमान के समय का कि मजबूत डंडा हो तो झंडा भी खूब झूम झूम के लहराता है। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बदलते दौर में अपना उस नर्मदा सागर के किनारे विराट प्रतिमा हम सब मिलकर के मौका पड़ेगा उस केवड़िया धाम की यात्रा करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके किए हुए योगदान को याद रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस बात को दोहराया, महापुरुष महापुरुष होते हैं। राजनीतिक यात्रा में दलों की अपनी अपनी भले सीमा होगी, लेकिन दलों की सीमा से ऊपर उठकर दिल से जिनने बड़ा काम किया, भले वो कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन सबको स्मरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो कहती है वो करके दिखा देती है, यह है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए फैले हुए कीचड़ में कमल ऐसे ही नहीं खिलता है, पर खिल के दिख रहा है दुनिया को। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो ये कमल के फूल वाली पार्टी है। इसलिए मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः अध्यक्ष जी को धन्यवाद और बदलते दौर में तकनीक का लाभ लेते भाषण को, भाषण के साथ कार्यक्रम को, कार्यक्रम के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये आज के कार्यक्रम हमने देखा। उनका पुराना रिकॉर्डेड भाषण भी देखा, कार्यक्रम की रचना रूपरेखा भी देखी, और भले हमको यहाँ ठंड लग रही थी लेकिन वहाँ गर्मी भी लग रही थी, लेकिन आनंद तो आ ही रहा था। तो ये देश इतना विविधता वाला देश, हमको जितनी ठंड लग रही 3 बजे उठ लो उससे ज्यादा ठंड लगी जम्मू कश्मीर में पड़ रही होगी। अभी तो अपने ही देश है, कहीं हमको मालूम है रेगिस्तान से लेकर कुछ और इलाके भी, लेकिन ऐसे में हमारे देश की भावना का प्रकटीकरण एकजुटता के साथ होना चाहिए। इसलिए ऐसे अवसरों को निकाल करके ऐसे महापुरुषों के जीवन को बताने का और बाकी सबको उसको अपनाने का मौका देने के लिए एक बार मैं भाजपा की ओर से भी और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये अच्छा अवसर दिया। जो करते हैं अच्छे ही करते हैं, और ये सौभाग्य की बात है। मैं हेमंत जी की बात कर रहा हूँ और ये ऋतु भी हेमंत ही चल रही है। जोरदार अभिनंदन हमारी मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के लिए मैं इस कार्यक्रम में संयोजक शैलेंद्र निगम जी से आग्रह करता हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 1 नवंबर गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संविधान के सजीव प्रसारण को देखने पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा